सैम और मैम बच्चों की पहचान। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक ना मिलना ही कुपोषण है और बच्चों में ये एक ऐसी समस्या है जिसके कारण उनके शरीर और मस्तिष्क में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है और इससे बच्चे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं और जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए कुपोषण को समय से पहचानना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों को केवल देखकर कुपोषण की पहचान कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में ही कमजोरी और बहुत ज्यादा दुबलापन स्पष्ट दिखाई देता है। अधिकतर बच्चे देखने में सामान्य दिखते हैं, लेकिन जब उनकी ऊंचाई और वजन मापा जाता है तब उनका कुपोषित होने का पता चलता है। कभी कभी बच्चों का चेहरा सामान्य दिखता है, लेकिन उनका पेट बड़ा और फूला हुआ लगता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे का प्रति माह वजन, ऊंचाई या लंबाई मापना अनिवार्य है ताकि कुपोषण को समय से पहचाना जा सके। ठीक कहा ना डॉक्टर दीदी? हाँ कविता, इसलिए नवजात से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों में कुपोषण के प्रति सजग रहना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए एंथ्रोपोमेट्री एक आसान सा तरीका है। ये पोषण की स्थिति और उसके 3 प्रकार दर्शाने का काम करता है। वो कौन से हैं डॉक्टर दीदी? उम्र के अनुपात में कम वजन का होना, जिसे हम अल्प वजन या अंडरवेट कहते हैं। उम्र के अनुपात में कम लंबाई का होना, जिसे हम नाटा या स्टंटिंग कहते हैं। लंबाई या ऊंचाई के अनुपात में कम वजन होना, जिसे हम सूखापन या वेस्टिंग कहते हैं। अब इन पोषक संकेतों को Z स्कोर में संदर्भ जनसंख्या के मध्यिका से तुलना करके निकाला जाता है, जिससे कुपोषण को गंभीर या मॉडरेट एक्यूट न्यूट्रिशन MAM या अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में बांटा जाता है। वैसे कविता, वेस्टिंग या सूखापन अति गंभीर कुपोषण यानी SAM का एक लक्षण है और इसमें पैरों में सूजन या इडिमा भी होता है। इसलिए बच्चों के पैर देखने चाहिए कि कहीं सूजन तो नहीं है। डॉक्टर दीदी, क्या सूजन को देखने का कोई खास तरीका है? हाँ कविता, पहले तो ये जानना जरूरी है कि कुपोषण के कारण होने वाली सूजन हमेशा दोनों पैरों में होती है, एक में नहीं। इसमें दिन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता और बच्चे को कोई दर्द नहीं होता। इसको देखने के लिए दोनों पैरों के निचले सिरे पर अंगूठे से धीरे से दबाएं और 10 सेकंड तक गिनती करें। अब अंगूठा हटाने पर अगर गड्ढा पड़ जाए तो ये इडिमा है। कविता, ज्यादातर सूजन पैरों या टखनों से शुरू होती है। अब सूजन के भी ग्रेड होते हैं। वो क्या डॉक्टर दीदी? अगर सूजन केवल दोनों पैरों में है तो ग्रेड 1 कहते हैं। अगर दोनों पैरों, निचली टांगों के साथ हाथ और निचली भुजाओं में भी है तो ग्रेड 2। फिर अगर बहुत ज्यादा सूजन है और चेहरे, दोनों पैर, हाथों और बाहों में भी तो ग्रेड 3। पर ग्रेड कोई भी क्यों ना हो, अगर सूजन है तो बच्चा अति गंभीर कुपोषण यानी कि सैम की श्रेणी में आता है। पर ध्यान रहे कविता कि किसी भी मोटे बच्चे को सूजन ग्रसित बच्चा समझने की गलती नहीं करनी है। इसलिए अंगूठे से सही दबाव और सही समय तक दबाना बहुत जरूरी है। समझ आ गया डॉक्टर दीदी। तो क्या वजन मापते वक्त भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है? हाँ कविता, वजन नापने से पहले वजन नापने की मशीन को जांच कर उसका अंशोधन करना चाहिए। उसको सपाट समतल पर रखना चाहिए और हमेशा वजन लेने से पहले उसको 0 पर सेट करना चाहिए। फिर बच्चों के कपड़े उतार कर वजन लेना चाहिए, पर उन्हें ठंडा ना लगे एक कपड़ा बिछा देना चाहिए। मशीन को फिर 0 पर सेट करके तब बच्चे का वजन लेना चाहिए और 100 ग्राम के गुणांक में वजन नोट करना चाहिए। और लंबाई के लिए? लंबाई या ऊंचाई नापने के लिए 87 सेंटीमीटर से छोटे बच्चे के लिए खास उपकरण इन्फेंटोमीटर का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर दीदी, ये इन्फेंटोमीटर क्या है? हाँ कविता, ये एक तरह का मापन बोर्ड होता है जिसको धरातल पर रखा जाता है। इसका शीर्ष भाग होता है
और एक सरकाने वाला निचला सिरा होता है। इस पर बच्चे को लिटाकर उसके पैर सीधे करके तब उसकी लंबाई नापी जाती है। इसी तरह 87 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबाई वाले बच्चे या 2 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए स्टेडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नापने वाले बोर्ड को समतल धरातल पर सीधा खड़ा करके फिर बच्चे के सिर, कंधे, कूल्हे, घुटने और एड़ी को बोर्ड से स्पर्श करते हुए खड़ा करके लंबाई नापी जाती है। समझ गई डॉक्टर दीदी। अगर बच्चे के घुटने या पैर मुड़े होंगे तो लंबाई सही तरीके से नोट नहीं हो पाएगी। इसके बाद फिर क्या करते हैं डॉक्टर दीदी? इसके बाद बच्चे का वजन और लंबाई को इस तरह के वृद्धि या ग्रोथ चार्ट पर अंकित किया जाता है। देखो, इसमें बाईं ओर के नीचे से ऊपर जाने वाली सीधी रेखा बच्चे का वजन दर्शाती है और निचली सीधी रेखा बच्चे की आयु। अब बच्चे के नाप इसमें अंकित करके वो बिंदु देखनी होती है जहां वजन और आयु की रेखा मिलती है। अब बिंदु की स्थिति से Z स्कोर निकाला जाता है, जिससे कुपोषण और साथ ही कुपोषण मध्यम है या कुपोषण गंभीर है का भी पता चलता है। वैसे इसको पढ़कर अर्थ निकालने में भी कभी गलतियां हो जाती हैं और जिस बच्चे को उपचार मिलना चाहिए वो कभी कभी छूट जाता है। फिर ऐसे में क्या करें? मोयो चार्ट कुपोषण के स्तर को जांचने का नया और आसान तरीका है। ये गलतियों की संभावना को भी कम कर देता है। देखो, ये गुलाबी रंग का चार्ट लड़की के माप के लिए और नीले रंग का चार्ट लड़के के लिए। जब बच्चे का वजन किलो में आपके सामने नीले खाने में दिखाई दे, तब ये देखें कि बच्चे की लंबाई कौन से रंग के भाग में दिखाई दे रही है। अगर लाल रंग है तो अर्थ है अति गंभीर कुपोषण, पीला रंग मध्यम कुपोषित और हरे रंग का मतलब है कि बच्चा सामान्य है। इसमें रंग के साथ लिखे Z स्कोर से बच्चे के Z स्कोर की गणना करनी चाहिए। ये तो आसान तरीका है डॉक्टर दीदी। इससे हमें मैम या सैम बच्चों को पहचानने में आसानी होगी। अब मैम सैम बच्चों को पहचानने के साथ साथ सबसे जरूरी बात ये है कि उनमें ये देखना कि कोई मेडिकल जटिलता है या नहीं। मेडिकल जटिलता कैसे पहचानेंगे और इसकी क्या आवश्यकता है डॉक्टर दीदी? इसके कुछ लक्षण हैं और अगर बच्चे में वो लक्षण हो तो बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल या NRC न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराना जरूरी है। यानी कि मेडिकल जटिलता होने की स्थिति में घर पर बच्चे का इलाज बिल्कुल नहीं करना है। जैसे तीव्र श्वसन दर, इसके लिए सेकंड की सुई वाली घड़ी का प्रयोग करें। बच्चे की छाती और पेट पर सांस के दौरान होने वाली गतिविधि को देखें और सांस लेने के दर को गिनें। और ये कितने पे तेज दर होती है डॉक्टर दीदी? 2 महीने से कम उम्र के बच्चों में अगर 60 प्रति मिनट या उससे ज्यादा हो, 2 महीने से 1 साल के बीच में 50 प्रति मिनट या उससे ज्यादा, और 1 साल से 5 वर्ष के बच्चे में 40 प्रति मिनट या उससे ज्यादा तीव्र श्वसन दर की श्रेणी में आता है। दूसरा, सांस लेने में गंभीर परेशानी या फिर छाती का अंदर की ओर धंसना या खिंचना, जिसके लिए बच्चे की कमीज ऊपर करके बच्चे की छाती के निचले हिस्से पे ध्यान दें। अगर सांस लेते वक्त वो अंदर की ओर जाता है तो ये मेडिकल खतरे का लक्षण है। तीसरा, शरीर में पानी का कम होना या थकान। ये सैम बच्चों में पहचानना कठिन है क्योंकि इन बच्चों में थकान और आंखें धसी होने जैसा लक्षण स्वाभाविक तौर पर भी हो सकता है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? सैम बच्चों में दस्त होने के साथ साथ अगर इन 4 में से 2 लक्षण हो तो पानी की कमी का संकेत होता है। वो है धसी हुई आंखें, कम पेशाब होना, त्वचा को पिंच करने पर उसका धीरे धीरे वापस अपनी जगह पे जाना, तरल पदार्थ या माँ का दूध नहीं पी सकना या कम पीना, अस्वस्थ या बेचैन चिड़चिड़ा होना, या फिर पानी पीने के लिए तत्पर या फिर प्यासा बच्चा। इसके अलावा
बच्चा मुंह से भोजन लेने में असमर्थ हो या फिर हर चीज उल्टी कर रहा हो, बच्चे को ऐंठन या दौरे पड़ रहे हों, बच्चा बहुत सुस्त या बेहोश हो, या फिर अगर बच्चे को बुखार हो या शरीर ज्यादा ठंडा हो। इन सभी परिस्थितियों में कभी देर नहीं करनी चाहिए और बच्चे को तुरंत एनआरसी में लेकर जाना चाहिए। इन लक्षणों के अलावा बच्चों में अनीमिया या फिर खून की कमी होना, आंखों से संबंधित जटिलता और त्वचा के परिवर्तनों को देखना भी जरूरी है। अनीमिया के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बच्चे की हथेली को हल्के से साइड से पकड़ें। उसकी उंगलियों को पीछे की ओर ना खींचें, वरना खून का संचार अवरुद्ध हो सकता है और उससे हथेली पीली पड़ सकती है। अब बच्चे की हथेली की तुलना अपने हाथ से करें। अगर बच्चे के हाथ की त्वचा पीली लगे तो बच्चे को अनीमिया है, और अगर सफेद लगे तो गंभीर अनीमिया है, और ऐसे में बच्चे को इलाज की जरूरत है। आँखों में क्या देखना है डॉक्टर दीदी? सैम बच्चों में विटामिन ए की कमी होना या आँखों में संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए ये देखें कि क्या बच्चा तेज रोशनी में आँख खोलता है और क्या बच्चा शाम को या कम रोशनी में देख पाने में समर्थ है। इन सभी बच्चों को विटामिन ए की कमी का तुरंत इलाज होना चाहिए, वरना बच्चों की आँखों की हालत बहुत तेजी से खराब हो सकती है। ये तो बहुत ही जरूरी बात बताई डॉक्टर दीदी। अब सैम बच्चों में त्वचा में परिवर्तन भी देखने चाहिए, जैसे कि शरीर में लंगोट बांधने की जगह, जांघ और बगल में छाले या चकत्ते हो सकते हैं, और ऐसा होने पर बच्चे के शरीर में खतरनाक जीवाणु के अंदर जाने का डर रहता है। फिर ऐसे में तो बच्चे को तुरंत उपचार कराना चाहिए ना? बिल्कुल कविता। अब एक और जरूरी बात, सैम बच्चों में भूख की जांच करना भी बहुत आवश्यक है। ये कैसे करते हैं? देखो कविता, भूख से तात्पर्य है मुंह से भोजन ग्रहण कर सकने की क्षमता या भोजन को चबा सकना। सैम बच्चों में कुपोषण के कारण भूख खत्म हो जाती है, और अगर ऐसा हो तो बच्चे को एनआरसी भेजना जरूरी हो जाता है। साथ ही भूख की जांच उपचार अवस्था के दौरान भी समय समय पर की जाती है, ताकि बच्चा संभावित खतरे से बाहर है या नहीं ये जाना जा सके। जांच के लिए पहले सुनिश्चित करें कि बच्चे ने 2 घंटे से कुछ खाया ना हो। फिर माँ और उसके बच्चे के हाथ डिटॉल साबुन और पानी से सही तरीके से धुलवाएं। उसके बाद माँ बच्चे को आराम से शांत जगह पर बैठकर बाल संजीवनी या EDNF के पैकेट से बच्चे को खाना खिलाएं। जबरदस्ती ना करें और खाने के लिए प्रेरित करें। फिर डॉक्टर दीदी, अब ये EDNF का पैकेट, जिसमें 500 किलो कैलोरी या 92 ग्राम्स होते हैं, 1 घंटे में 4 किलोग्राम से कम वजन का बच्चा पैकेट का 8वें हिस्से से ज्यादा अगर खा लेता है, 4 से 6.9 किलोग्राम का बच्चा 1/4, 7 से 9.9 किलोग्राम का बच्चा 1/3 और 10 से 14.9 किलोग्राम वजन का बच्चा आधे पैकेट से ज्यादा अगर खा लेता है तो उसकी भूख ठीक है। समझ आ गया डॉक्टर दीदी। ध्यान रहे कविता कि जिन बच्चों में कोई मेडिकल जटिलता है या जो अन्य परेशानियां बताई हैं वो अगर हैं, तो उन्हें घर पर इलाज नहीं करना चाहिए। उनको तुरंत एनआरसी लेकर जाना चाहिए।